अच्छा बच्चे, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसके सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या चीज़ है, इसमें बता रहा है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज टर्म्ड एज मोमेंट। तो पहले तो आपको ये समझना है कि मोमेंट है क्या चीज़। मोमेंट बेसिकली ये चीज़ है कि इट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। मतलब फोर्स की वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो, और उस इफेक्ट में क्या हो कि किसी बॉडी में टर्न प्रोड्यूस हो जाए। तो जब भी किसी बॉडी पे टर्न प्रोड्यूस हो जाए ड्यू टू द फोर्स, दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। लेट्स सपोज ये एक रॉड है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है एफ। तो जब ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी तो इट विल रोटेट इट। सो दिस force actually turned the rod, and this effect of force is called turning effect or moment of force। और इसका फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला ये होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। फोर्स ये होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पिवट। इनकी डेफिनेशन हम आगे देखते हैं अभी। पिवट इज अ पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी कैन रोटेट, एंड ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंट इज न्यूटन मीटर। और इसका फोर्थ पॉइंट भी आप लिख लें। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट। वन इज क्लॉकवाइज मोमेंट एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। अब हम इसको जरा थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है, पिवट क्या चीज़ है, मोमेंट आर्म क्या चीज़ है। इनको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में इनकी डेफिनेशन देखते हैं। और ये बच्चे आप लोग साथ साथ लिखते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं। इसमें बेसिकली ये डेफिनेशन आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया, देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। नंबर वन क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंड नंबर टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट किस तरह का होगा कि अगर ये पॉइंट पी है पिवट और फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो अब बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉक की डायरेक्शन में। तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर फोर्स पिविट इसी तरफ है लेफ्ट साइड पे, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो अब इसमें टर्न इस तरह से प्रोड्यूस होगा, क्लॉक की अपोजिट। तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। वन इज क्लॉकवाइज, दिस वन, एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। ये देखते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। इट इज अ मोमेंट दैट causes the lever arm to turn in the clockwise direction, and clockwise movement is caused by the crushed material at F। ये जो ऊपर डायग्राम बनाई थी, और नीचे सेकंड डेफिनेशन दे रहे हैं। इट इज द मोमेंट दैट causes the lever arm to turn in anti-clockwise direction। In this case it causes by the 20 Newton weight। अच्छा, अब देखें ये नीचे ये डायग्राम आप बना लें कि क्लॉकवाइज में क्लॉक की डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, टर्न प्रोड्यूस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। उसे आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद जो एक और डेफिनेशन जो हमने बात करी थी पिवट की, देखें पिवट की डेफिनेशन में लिखी हुई है। पिवट, और इसका एक और नाम भी होता है फुलक्रम। द पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड एज द पिवट और फुलक्रम। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, देयर आर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी if there are two conditions are to be satisfied. Number one, there is no resulting turning effect। मतलब clockwise movement should be equal to anti clockwise movement। फर्ज करें ये रॉड है
ये पिवट है और यहाँ पे ये राइट साइड पे एक पिवट है और एक लेफ्ट साइड पे। अच्छा, इसको अगर हम W1 ले लें और इसका डिस्टेंस पिवट से D1 ले लें और इसी तरह से इसका डिस्टेंस D2 ले लें पिवट से और ये W2 है। तो अब देखें, ये जो है रॉड को क्लॉकवाइज मूव करवाएगा और ये वेट एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मूवमेंट W1 D1 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट W2 D2 हो जाएगा। अगर ये दोनों मोमेंट इक्वल आ जाती हैं सो इसका मतलब है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है, देर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि जितनी फोर्स बॉडी पे डाउनवर्ड लग रही है इतनी अपवर्ड लगे, मतलब 10 न्यूटन डाउनवर्ड 10 न्यूटन अपवर्ड, या 10 न्यूटन राइटवर्ड लेफ्टवर्ड है तो 10 न्यूटन लेफ्टवर्ड भी होगी। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो भी बॉडी रेस्ट में होगी या डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। So these are the two conditions to bodies in for a body in equilibrium. Number one, resulting turning effect should be zero, no resulting turning effect, and no resultant force. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आ रही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में हम क्या कहते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स about any point is equal to the sum of anti-clockwise moment about the same point। मतलब जैसे अभी हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल हो जाए तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज आल्सो नेम्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो ये डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर की, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। उसमें फिर आपने ये दोनों ये डेफिनेशन लिखनी होगी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है बच्चे, समझ आ गई ये चीज आपको? Yes, sir. ओके, अब इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा हम। देखिए, पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका थ्योरी का। हाँ, एक चीज और देख लें थोड़ा सा इसमें, यूजेस ऑफ मोमेंट। मोमेंट के यूजेस देख लें कि मोमेंट कहाँ कहाँ पे यूज हो जाते हैं। नंबर वन यूज इसका आ रहा है मोमेंट का, मैन मेड डिवाइसेस इन एवरीडे यूज दैट depends upon their action on the moment of force. Number one, spanner। स्पैनर हमारे पास जो होती हैं लाइक जो नेट को लूज और टाइटन करने के लिए हम यूज करते हैं स्पैनर, या इनकी मदद से हम टर्न प्रोड्यूस करती हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, लाइक इज दैट। लाइक इज दैट, इस तरह से शेप होती है इसकी स्पैनर की, जो कि किसी भी नेट को ओपन लूज करने या टाइट करने के लिए यूज करती हैं। फिर उसके बाद दूसरा डिवाइस या apparatus हम जो यूज करते हैं दैट इज सीजर। सीजर भी मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं दोनों तरफ से। फिर टैप्स। टैप्स मतलब जो वाटर टैप्स होती हैं उनमें भी मूवमेंट यूज होता है। एंड देन नट क्रैकर्स। नट क्रैकर्स में भी यूज होती हैं। सीसा, इसमें हम यूज कर लेते हैं। सो देर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस इन विच वी कैन यूज मूवमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, ये चीज़ें आप थोड़ा सा खुद से भी रिसर्च करेंगे इसके बारे में ताकि आपको इसकी डिटेल अंडरस्टैंड हो जाए, चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। अब हम इसके कुछ कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस भी देखने हैं। पहले डेफिनेशन हो रहे हैं, देखते हैं। A uniform rod AB is acted upon by 3 equal forces, but the rod is not in equilibrium.
अगर कोई रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसकी रीजन क्या होगी? नंबर वन, देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब उसकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। एग्जाम्पल, देयर में बी मोर फोर्स अप देन डाउन, मतलब कुछ फोर्स ज्यादा ऊपर लग रही है और नीचे कम फोर्स लग रही है। या रीजन ये हो सकती है कि देयर इज अ रिजल्टेंट मोमेंट, मतलब उसका रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो नहीं है। मीन क्लॉकवाइज मोमेंट इज नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। So suppose two forces act on an object, then it is impossible for an object to be in equilibrium if both the forces act in the same direction. अगर दोनों फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं तो फिर तो वो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो रिजल्टेंट फोर्स की जीरो हो। फर्ज करें ये फोर्स भी इस तरफ लग रही है और ये फोर्स भी इस तरफ है, तो ये दोनों तो ऐड अप हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें इक्विलिब्रियम में नहीं होगी बॉडी। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, ये बच्चे आपने अपने साथ अपनी नोट्स में ना ऐड कर लेने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका कुछ एक थ्योरी क्वेश्चन। देखें, फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ डैश एंड डैश ऑन द ऑब्जेक्ट आर जीरो। अभी देखें, हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी थी, देयर आर टू कंडीशन, resultant force and resultant moment. This must be zero. Resultant force में आर आप कह दे तो resultant force and the resultant moment. These are on the object to are zero. अगर ये resultant force और resultant moment zero है, then the body is in equilibrium. तो पहला पार्ट आपने इस तरह से कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसको, इसका एक पूरी क्वेश्चन है, डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। इसमें उसने कहा है, जरा पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे आप। इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि फिगर शोज अ लेडर ए बी एंड ए ऑफ द लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एंड बी रेस्ट ऑन द रफ ग्राउंड। अच्छा, अब पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसके अंदर पिवट कौन सा पॉइंट है। देखें, ये तो लेडर के ऊपर, लेडर जो है वो वॉल के ऊपर फिक्स हुई हुई है, मतलब एक पॉइंट पे। इसको हम देखते हैं, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। इसमें इसने देखें, ये आपके पास लेडर पे है, लेडर जो है वो रेस्ट पे है अगेंस्ट वॉल, और दूसरा पॉइंट इसका ग्राउंड पे है। अच्छा, अब ग्राउंड पे जो पॉइंट है, इसकी बेस है, दिस इज सपोज टू बी पिवट। और ये आपके पास दो फोर्सेस है, एक फोर्स इसका वेट हो गया और एक ये फोर्स है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वॉल। और ये इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हो गए, ये इसका डिस्टेंस हो गया और ये इसका डिस्टेंस। अब पिवट के अराउंड इस रॉड पे जो इन दोनों फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट होगा, ये फोर्स इसको यहाँ पे रोटेट करवा रही है और ये कौन सी डायरेक्शन में रही है? क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन में। सो दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ टाइम्स 3.2। और दूसरी फोर्स वेट है जो कि इसको इस तरफ रोटेट करवा रही है, ये कौन सा मोमेंट आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स इज 240 और डिस्टेंस इज 1.2। 240 टाइम्स 1.2। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये तो पहले आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम देखते हैं आगे उसने पूछा है क्या है। इसको हम आगे लेके चलते हैं।
देखें, उसमें उसने सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द लैडर अबाउट पॉइंट बी, मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पहले फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट में कहते हैं राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एफ फॉर द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट पॉइंट बी, मतलब कि ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और थर्ड, इसका सेकंड पार्ट जो है, जो वो कह रहा है यूज योर आंसर टू फाइंड फ्रॉम 1 टू कैलकुलेट एफ। ये हमने बेसिकली सारे पहले ही कर लिए हैं। ये देखें यहाँ पे पहले पार्ट में आपने ये करना है, फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज वेट, जो वेट की वजह से मोमेंट होगा वो आपने लिखना है दिस 240 टाइम्स 1.2। और दूसरा जो पार्ट है उसमें आपने लिखना है एफ इंटू 3.2। और जो उसका सेकेंड पार्ट है उसमें आपने इन दोनों को इक्वल करना है। ये अब हम आगे करते हैं, देखें जब मैं इसको इस क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करते हैं हम इसको। पहली पार्ट में जैसे उसने कहा है कि मोमेंट प्रोड्यूस बाय द वेट, तो वेट हमारे पास है 240 न्यूटन और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से जो है वो है 1.2 न्यूटन, 1.2 मीटर। तो उसके मुताबिक ये देखें, फर्स्ट पार्ट में आपने लिखना होगा 240 टाइम्स 1.2। अब इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व हम इस तरह से कर लेते हैं, चलिए इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट खत्म हो जाएगा, यहाँ से 0 खत्म करते हैं और 15 बचेगा। 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 60, 360 आ जाए, 360 न्यूटन मीटर। सर 58 आएगा। जी बेटा, क्या 1. कह रहे हैं? ये 1.2 है तो हाँ 288 हाँ, आएगा। सॉरी सॉरी, ठीक है, करेक्ट, सॉरी, ये 5 बन गया था, 5 नहीं है, 1.2 है। गुड। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, सॉरी 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास आएगा 12 4 ज़ा 48, और फिर इधर 12 2 ज़ा 24 और 2 88, यही आ रहे हैं। यस सर। गुड। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट में उसने क्या है, जस्ट राइट इन द एक्सप्रेशन। इसमें उसको हम बच्चों, इसको जो है ना आपने सिंपल एक्सप्रेशन लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना होगा इसमें। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो आपने इसको, उसने कहा है कि मोमेंट बताएं एफ इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा था जी बेटा, 3.2। 3.2। तो इसको बस इस तरह से छोड़ देना है। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप देखें, इसमें आपने थोड़ा सा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ फिर आपको सॉल्व करता हूँ मैं। आप उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे। क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट आपका कितना था, 288, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है ना, ये फोर्स, सॉरी, ये क्लॉकवाइज था एफ इंटू 3.2, और 288 जो था एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था। अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर बताएं कितना आ रहा है, 288 डिवाइडेड बाई 3.2, 90। 19, 1919। नो
9090 90 9090, ओके। तो ये यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन। ठीक है बच्चे। यस सर। तो बच्चे आपने इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस और हम करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके ठीक है। सर।